और यदि आप फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू कमाना चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तो यू हैव टू परचेज ओनली एंड ओनली लोनेबल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स। तो मेरी राय तो यही है कि आप हमेशा कम से कम वहां पर 40 फीट 60 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी सेक्टर रोड्स हो उसके आसपास ही जमीन खरीदें, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग किसी कॉलोनाइजर की भ्रामक प्रचार के थ्रू बेची जा रही छोटी छोटी और संकड़ी रोडों के अंदर फंस जाएं कि जिस भी जगह पर डेवलपिंग एरिया में आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से जमीन लेने की सोच रहे हो, आसपास में किसानी कब्जे की कोई भी जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जमीन में, जमीन कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, लोनेबल होनी चाहिए या नहीं, ये सारे सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं तो इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आज हम इन सारे सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो दोस्तों, एवीएम प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और मेरे साथ इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर मिस्टर अवनीश वैद सर। सर मोस्ट वेलकम। तो सर, जमीनों की जब हम बात करते हैं, हम कई तरीके बता चुके हैं कि जमीनों की कीमत के बारे में बात कर चुके हैं, कैसे पता करें, लेकिन हमेशा लोनेबल जमीनें ही क्यों खरीदनी चाहिए, इसको आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, जब आप अपनी जिंदगी के अंदर एक मकान का सपना संजोते हो, आपके खून पसीने की मेहनत की गाड़ी कमाई जब आप किसी ज़मीन में लगाते हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, और उतना ही ज़रूरी है कि वो लोनेबल होनी चाहिए। इसको हम 2-3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। लोनेबल ज़मीन से एक तो आपकी ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स की सारी जो ड्यू डिलिजेंस है उसकी सारी जांच हो जाती है, जिसके कारण से वो सुरक्षित होती है। सेकंड, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही चेतना जी यही होता है कि मैं आज अगर 100 रुपये लगाता हूँ तो इतने साल बाद मुझे वो काफ़ी तेजी से ग्रोथ करके 100 के 300, 500, 1000 रुपये हो जाए। आज हो सकता है वो जमीन काफी सस्ती है, जिसके कारण से आप बगैर लोन लिए भी उस जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप उस जमीन को होल्ड करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मेथड जब काम करता है, तो उसके बाद में वो जमीन इतनी महंगी हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि जो आपसे परचेज करने वाला व्यक्ति है फ्यूचर में वो विदाउट लोन उस जमीन को परचेज कर सके। अगर वो बिना लोन के परचेज ही नहीं कर सकेगा तो फिर वो उस जमीन की इतनी कीमत देगा नहीं, जिसके कारण से आपको ग्रोथ होते हुए भी जब तक आप जमीन को सेल नहीं कर सकते उसका कोई सेंस नहीं। सेकंड जो चीज है, लोनेबल का मतलब ये भी हो गया कि आप इस बहाने कोई भी जो जमीन लेते हो उसको प्रोडक्टिव बना लेते हो, क्योंकि आपको लोन के रूप में उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती है। जब इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जमीन से ही जमीन के पैसे चुका दूं, तो अनप्रोडक्टिव जमीन को भी आप प्रोडक्टिव बनाने की सोचते हो, चाहे उस पे कुछ भी नई चीज खोलने की, चाहे उसे रेंट पे देने की सोचते हो, या उस पर कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटीज करने की सोचते हो, और इस बहाने आपकी अनप्रोडक्टिव जो चीज है उसको आप प्रोडक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो। और लोनेबल के बिना तो मैं नहीं समझता कि आपको कभी भी फ्यूचर में ज़मीन में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आज आप कभी भी देखते हैं सोसाइटी पट्टे की ज़मीन होती है, वो कभी भी उस कीमत में नहीं बिकती है जिस कीमत में पट्टे की फ्री होल्ड पट्टे की ज़मीनें बिक पाती है। उसका रीज़न एक ही है, सोसाइटी पट्टे की ज़मीन हो गई या छोटे मोटे कॉलोनाइजर की बेतरकीब छोटी छोटी 30 फीट की 25 फीट की चौड़ी रोडों पे काटी हुई जो जमीनें हैं वो नॉर्मली लोनेबल नहीं हो पाती। उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अटकते हैं, जिसके कारण से वो लोन नहीं मिल पाता है। तो हमेशा ऐसी जमीनों से दूर रहिए जिनके ऊपर कभी भी लोन नहीं मिल पाता। और यदि आप फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू कमाना चाहते हैं, फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तो यू हैव टू परचेज ओनली एंड ओनली लोनेबल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स। अदरवाइज यू शुड नॉट बाय एनी विदाउट लोनेबल, जो भी लोन नहीं हो पाती है उस टाइप की जमीन आपको कभी भी बाय नहीं करनी चाहिए। तो ये तो आपने बता दिया कि जमीन अगर लोनेबल होगी तो उसके कितने फायदे हम ले सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम जमीन ले रहे हैं तो उसके आसपास 40 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी सड़कें ही क्यों होनी चाहिए, जैसा कि आप हमेशा इन बात पर जोर देते हैं। तो मैं ये
डिटेल में जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगी। देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा कॉलोनी बसाई जाती है तो अमूमन उसमें 40 फीट 60 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी जो रोडें हैं वही रोड्स को प्लान किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी छोटे मोटे कॉलोनाइजर की जो कुछ बीघा जमीन परचेज करता है किसानों से और उसके बाद में अपना फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लेने के चक्कर में वो अच्छे बड़े एडवर्टीजमेंट करके अपने खुद के ब्रोकर्स को साथ में रख के उनको बड़ा बड़ा कमीशन देकर जब किसी चीज़ को बेचने का प्लान करता है तो नॉर्मली वो 20, 25, 30 फीट की छोटी छोटी रोड्स को ही प्लान करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी ज़मीन काटती है वो उसको फ्री में ज़मीन होती, फ्री की मिली हुई होती है, केवल उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उसी को वो काउंट करती है। जबकि कोई छोटा मोटा जो कॉलोनाइजर होगा वो महंगे भाव की ज़मीन लेता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करूं और कम से कम ओपन ग्रीन स्पेस छोड़ूं। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि पार्किंग या कमर्शियल वगैरह तो छोड़ता ही नहीं है, साथ में जो मैंडेटरी रोड्स का साइज होता है उनको भी छोटा कर देता है, जिसके कारण से फ्यूचर में हमेशा हवा, पानी, धूप, पार्किंग की प्रॉब्लम बनी रहती है। वहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स को वो प्लान करता है और दूसरे लोगों को यही समझा कर कि यहाँ पर पैसे बढ़ेंगे, वो एक बार टेम्परेरी उसका मेकअप करता है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही उस जगह को बेच लेता है उसके बाद वो भगवान भरोसे उसको छोड़कर चला जाता है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी भी सिटी के अगर मास्टर प्लान को आप देखेंगे या वहाँ के जेडीए नॉर्म्स को देखेंगे तो जितनी पतली संकड़ी रोडें होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको मकान की हाइट्स मिलती है। 30 फीट की जो रोड है उसके ऊपर नॉर्मली आपको ग्राउंड +2 की मंजिल की हाइट मिल जाएगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप चौड़ी सड़कें लेंगे तो उसके ऊपर आपको ग्राउंड या स्टिल्ट +3 की मिल जाती है हाइट्स वगैरह। तो उसके कारण से आपकी जो जमीन है वो पर्टिकुलर जब मंजिलों में कन्वर्ट होती है तो उसका एरिया भी आपको बड़ा मिल जाता है और इस तरीके से आप उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर कम से कम कंस्ट्रक्शन के सामने आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन ग्रीन स्पेस, बड़ी बड़ी पार्किंग वगैरह की सारी फैसिलिटी मिल जाती है। इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी भी ज़मीन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी राय तो यही है कि आप हमेशा कम से कम वहाँ पर 40 फीट 60 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी सेक्टर रोड्स हों उसके आसपास ही ज़मीन खरीदें, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग किसी कॉलोनाइजर की भ्रामक प्रचार के थ्रू बेची जा रही छोटी छोटी और संकड़ी रोडों के अंदर फंस जाएं और अपने पैसों को बढ़ाने की बजाय ऐसी अवस्था में लेके आ जाए कि बेचने की चाह रखने पर हम उस जमीन को बेच भी नहीं पाए। जी बिल्कुल सर, किसानी कब्जे वाली जमीन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी मैं यहाँ जानना चाहूंगी आपसे। चेतना जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ किसानी कब्जे का मतलब शायद ये होना चाहिए कि किसी कॉलोनी के बीच में किसानी कब्जे की जमीन हो या नहीं हो, आप यही पूछना चाहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जब कोई जगह डेवलप हो रही होती है उस समय हम देखते हैं कि 2 मकान इधर अच्छे बन गए, 2 मकान इधर, काफी ज्यादा पैसा लगा के ब्यूटिफिकेशन, फसाड वगैरह सब कुछ अच्छा बनाया जाता है, लेकिन बीच में 2 किसान हैं जिनकी कुछ बीघा जमीन या काफी बड़ी सारी जमीन पे वो किसान अपनी खेती कर रहा है, गाय चरा रहा है या जो भी काम करता है, तो उससे क्या होता है उस पर्टिकुलर एरिया की ग्रोथ ही पूरी तरीके से रुक जाती है। इधर अच्छे मकान बने, उधर अच्छे मकान बने, लेकिन बीच के अंदर कुछ मुंडेर बनी हुई है या उसने फेंसिंग जो कर रखी है जिसके कारण से वहां ग्रोथ नहीं आ पाती। जब तक कंस्ट्रक्शन एरिया के साथ में कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन की एक लाइन से कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तब तक उस जगह पे उस तेजी से ग्रोथ नहीं हो पाता। तो हमेशा कोशिश करें कि जिस भी जगह पर डेवलपिंग एरिया में आप फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से जमीन लेने की सोच रहे हो, आसपास में किसानी कब्जे की कोई भी जमीन नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी जो जमीन है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगी। जी, ग्रोथ पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, इसलिए ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात बताई है अभी सर ने। और किस तरीके से जमीनें आपको फायदा दे सकती हैं, लोनेबल जमीन क्यों खरीदनी चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में सर ने समझा दिए हैं, आपको भी समझ में आए होंगे। अगर आप इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल और पूछना चाहते हैं तो लिख डालिए कॉमेंट बॉक्स में, हम उस सवाल का भी जवाब जल्दी लेकर आएंगे वीडियो के जरिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।
यू। और ऐसे ही प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान अगर आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए AVM का यूट्यूब चैनल। चेतना जी, मैं लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगा, यदि जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इन केस उनके दिमाग में यदि और भी कोई दूसरा सवाल हो, ऐसा सवाल जिससे हम लोग वंचित हैं अभी तक, जो हमारे भी जहन या दिमाग में नहीं आया है, तो कमेंट करके इसमें लिख सकता है। मैं आपके साथ बैठ के उस जवाब का भी जितना अच्छे तरीके से हो सकेगा, उसका सवाल का भी अच्छे से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखा आपने, अवनीश सर तैयार बैठे हैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, तो जल्द से जल्द कमेंट में कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, हमें उसका जवाब देना होगा तो वीडियो के जरिए हम जरूर लेकर आएंगे। और ऐसे ही प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सारी बातों को जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप AVM प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली JD अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।